Now we will see MCQ 13 for MCL examination, and there are 6 MCQ in this episode, but you will multiply it by 3 and 6 3 जा 18, कम से कम 18 इनको समझा समय आते हैं और 18 MCQ हम दे देंगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं क्योंकि समय आप लोग के पास कम है। नंबर 1, atmospheric condition behind isolation stoppings are ascertained once in every blank unless it is, क्या बोला, कुछ नहीं बोल रहा हूं, और यहाँ एवरी के बाद जो है आपको यहाँ आंसर देना है, और यहाँ दे देगा एवरी 3 मंथ, एवरी 30 डेज, एवरी 7 डेज, एवरी 14 डेज, ऐसा दे देगा। इसलिए एवरी लिख दिया, कुछ नहीं लिखा है। और ये हम अपने बनाते, हम किसी के बुक से एमसीक्यू के बुक से नहीं बनाते, ठीक है। और ओकरा में ना गलती होता है, अरे ओरिजिनल बुक से पढ़िए, ओरिजिनल चीज बताइए, काहे गलत होगा। नहीं तो बच्चा लोग बोलता 1.8 मीटर पढ़ा था सर, तो मोला पढ़ने का पढ़ लिया तो अच्छा वही लिख देना, अब जो सही है वही ना बताएंगे यार। ठीक है, क्या बोल रही कि आइसोलेशन स्टॉपिंग जो बनाते हैं आप, चाहे फायर को सील करने के लिए, पैनल को गोड आउट करने के लिए, स्पॉन्ज सीलिंग हो गया तो उसको सील करने के लिए, ठीक है, यही पर्पज से बनाते। पर्पज आप आइसोलेशन स्टॉपिंग का वीडियो भेजे थे, तो वो जो आइसोलेशन स्टॉपिंग आपने बनाया है, उस आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे एटमॉस्फेयर में क्या कुछ घट रहा है, बढ़ रहा है, उसकी जानकारी कितने दिन में आप लीजिएगा, वही बोल रहे थे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिहाइंड आइसोलेशन स्टॉपिंग आर असर्टेन, असर्टेन मतलब पता करना, वंस इन एवरी 30 डेज, कितने दिन में करना है बेटा, 30 डेज में करना। और इसमें हम लोग के टाइम अलग था, अब हर डिग्री ऑफ गैसीनेस में करना है, चाहे डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो। हमारे टाइम में सिर्फ डिग्री 2 डिग्री 3 में था, अब वो प्रोविजन हटा के क्या कर दिया, इन ऑल कोलसिम, ठीक है, कोई टाइप का कोलसिम हो, डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, कोई भी डिग्री, मतलब कहने का मतलब ये छोड़ दीजिए ना, वो तो बातें रखे। अंडरग्राउंड कोल माइन में आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे का कंडीशन 30 दिन में एक बार असरटेन करेंगे, पता लगाएंगे। ठीक है, कब नहीं करेंगे, अनलेस, जब तक कि अनलेस इट इज ईपीएस, जब तक कि वो ईपीएस नहीं है, मतलब एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, या कहीं वहां पे लिखा होगा अनलेस इट इज कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ एन एक्सप्लोजन, उसका मतलब ही ये हुआ एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। ईपीएस मतलब एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। यदि एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग है तो उसके पीछे से जो हम 30 दिन में एक बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन पता करते, कैसे पता करते, सिंपल पेपर ना लेते ये, तो वो लेने वाला काम यदि हम नहीं करेंगे, यदि ईपीएस है तो, और ईपीएस नहीं है तो आपको 30 दिन में एक बार आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे का एटमॉस्फेरिक कंडीशन पता करना है। ठीक है, और ये आइसोलेशन स्टॉपिंग का जांच कितने दिन में, इंस्पेक्शन कितने दिन में करते हैं बेटा, 7 दिन में एक बार करते हैं। कौन करता है बेटा, ये लिखा है रेगुलेशन 142(3) में, रेगुलेशन 142(7) है, और रेगुलेशन 142(7) क्या बोलता है कि आइसोलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शन एक कॉम्पिटेंट पर्सन 7 दिन में एक बार करेगा, और कॉम्पिटेंट पर्सन होगा ओवरमैन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। Dewatering of disused mine shall be done under the constant supervision of, कोई डिस्यूज्ड माइन का हम डिवाटरिंग कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं वहां से, ठीक है, वो किसके सुपरविजन में किया जाएगा। कोई डिस्यूज्ड माइन है, डिस्यूज्ड शाफ्ट हो सकता है, वो एक के बात हुआ, डिस्यूज्ड माइन है, डिस्यूज्ड शाफ्ट है, उससे डिवाटरिंग का काम किसके कॉन्स्टेंट सुपरविजन में किया जाएगा, सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। और वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, माइनिंग सरदार। वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, यदि नाम पूछ ले तो माइनिंग सरदार लिखेगा। ये कहां लिखा है, रेगुलेशन 165 के सब रेगुलेशन 1 में लिखा है। ठीक है, लेकिन आपने डिवाटरिंग कर दिया, क्या कर दिया, डिवाटरिंग कर दिया, और उसके बाद वो वहां पे आपको काम चालू करना है, या तो 7 दिन से अधिक तक माइनिंग ऑपरेशन को आपने सस्पेंड कर दिया था, डिसकंटिन्यूस कर दिया था, रोक दिया था। कितने दिन तक के लिए बोला माइनिंग ऑपरेशन रोक दिया आपने, मोर देन 7 डेज, और वहां फिर से काम चालू करना है, फिर से वहां पर काम चालू करना है, तो उस माइन का फर्स्ट इंस्पेक्शन कौन करेगा,
एक कॉम्पिटेंट पर्सन का। वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा? ओवरमैन होगा, क्योंकि आपको ऐसा भी दे सकता है कॉम्पिटेंट पर्सन ने देखिए ओवरमैन माइनिंग सरदार असिस्टेंट में ऐसा दे देगा। तो द फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ ए माइन या छूट गया लिखना, ए माइन आफ्टर डिसकंटिन्यूस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, या माइनिंग छोड़ दिया मैं, जगह नहीं होता, ऑफ माइनिंग ऑपरेशन मोर देन 7 days और आफ्टर डिवर्टिंग shall be done by a competent person and that competent person is ओवरमैन साहब रहेंगे। ठीक है, कैसे से करेंगे? प्लेन सेफ्टी लैम्प और सीओ जांचने के जो साधन है उससे जांच करेगा। उसके अलावा कोई दूसरे और इलेक्ट्रिक जो कैप लैंप है या सेफ्टी लैंप है उसके अलावा कोई अन्य बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है 165(2) में, ये जो एमसीक्यू लिया कहां से लिया? रेगुलेशन 165 के सबरेगुलेशन 2 से। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस वंस इन एवरी, जो अनयूज्ड वर्किंग है उसमें गैस हो सकता है, तो उस गैस है या नहीं है ये जानने के लिए कितने दिन में इंस्पेक्शन करते हैं? इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस वंस इन एवरी 7 days। कितने दिन में करते हैं बेटा? अनयूज्ड वर्किंग में गैस है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए आप कितने दिन में इंस्पेक्शन कीजिएगा? 7 दिन में एक बार। पूरा रेगुलेशन ये 167 का है, रेगुलेशन 167 का वहां लिखा होगा इन पायरेसिम आर डिग्री 2 और डिग्री 3 गैसी माइन और वेयर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में रिक्वायर इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस अनलेस इट इज सील्ड अप shall be done by a competent person once in every 7 days। उसी को हम यहाँ छोटे से में लिखा, क्वेश्चन तो ऐसा ना छोटा सा आएगा, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ ऐसा होगा। जो अनयूज्ड वर्किंग है जिसको सील नहीं किया गया है उसमें गैस है या नहीं है ये पता करने के लिए 7 दिन में एक बार हम जांच करेंगे। क्या क्वेश्चन है बेटा? इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस वंस इन एवरी 7 days। कहां लिखा है? रेगुलेशन 167 में। ठीक है, जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं ताकि आप लोग का समय बचे। Who shall be appointed as the convener of Appellate Medical Board AMB, Appellate Medical Board 29 के का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलिएट मेडिकल बोर्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलिएट मेडिकल बोर्ड AMB लिखा, इसका क्या बेटा? अपीलिएट मेडिकल बोर्ड। फुल फॉर्म भी आ सकता है, माइंस रूल्स का 29 के उठा के देख लेना। अपीलिएट मेडिकल बोर्ड, अपीलिएट, ए से अपीलिएट, एम से मेडिकल और बी से बोर्ड। अपीलिएट मेडिकल बोर्ड का कन्वीनर कौन होगा? अपीलिएट मेडिकल बोर्ड में 3 ही डॉक्टर रहता है। क्या को डॉक्टर रहता है बाबू? 3 गो डॉक्टर रहता है। राहुल सूत गया जी। कितना डॉक्टर बोला हमने? 3 डॉक्टर। कौन कौन रहेगा? एक डॉक्टर रहेगा, वहां लिखा होगा 1 ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल अफसर। अरे मतलब मेडिकल अफसर नहीं जी, ड्यूली डॉक्टर है तो ड्यूली क्वालिफाइड है ना रहेगा। ठीक है, हर जगह लिखा होगा 1 ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कहने का मतलब मेडिकल अफसर। मेडिकल अफसर मतलब डॉक्टर साहब, मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको हम बोलते। 3 डॉक्टर रहता है। एक रहेगा DGMS में नौकरी करने वाला डॉक्टर साहब जो कन्वीनर का काम करेगा। क्या काम करेगा? वो ऐसे कन्वीनर काम करेगा। वो 3 डॉक्टर में से एक डॉक्टर कहां करेगा? ए मेडिकल ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ DGMS। तो ये हु शैल बी अपॉइंटेड एज कन्वीनर ऑफ एमबीएम क्या लिखेंगे? ए मेडिकल ऑफिसर। एमओ लिख दो, एमओ मतलब मेडिकल अफसर। मनी ऑर्डर मत बोलना बाबू, मनी ऑर्डर नहीं है राहुल। क्या है ये? मेडिकल अफसर। ए मेडिकल अफसर एम्प्लॉयमेंट इन DGMS, एम्प्लॉयमेंट इन DGMS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी में का एक डॉक्टर साहब जो रहेगा वो एज ए कन्वीनर रहेगा। और 2 डॉक्टर और कहां के रहेंगे? एक रहेगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोई मेडिकल ऑफिसर रहेगा जो कि असिस्टेंट सिविल सर्जन से कम रैंक का नहीं होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। ओके, और एक डॉक्टर और काम हुआ, 2 ही ना हुआ। एक तो जो DGMS का जो मेडिकल अफसर रहेगा वो कन्वीनर के रूप में हो गया, एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गया, 2 ही हुआ। तीसरा कहां से रहेगा? वो तीसरा डॉक्टर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है नॉमिनेट करेंगे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपका CCL, BCCL, टाटा है,
आपका उधर वो आंध्रा में कौन सा है, सिग्नरी कॉलेज कंपनी लिमिटेड, ये सब क्या है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो सेटअप किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो भारत सरकार के द्वारा जो सेटअप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई एक मेडिकल ऑफिसर जो है उसको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एज ए मेंबर अपॉइंट करेंगे एएमबी का, एफिलिएट मेडिकल बोर्ड का। कितने डॉक्टर बोला बाबू, 3। एक रहेगा डॉक्टर साहब कहां से, डीजीएमएस से, ही विल बी वर्किंग एज ए कन्वीनर। एक रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाला डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर साहब कहां के रहेंगे, वेलफेयर सेटअप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया उसका कोई मेडिकल अफसर रहेगा जिसको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंट करेंगे। ये सब को, तीनों को अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ही इन सबको नॉमिनेट करते, सर्कुलर निकल जाता है हर साल। ठीक है, ये हो गया केपलम के बारे में। ठीक है, अब यहां पर ये एफिलिएट मेडिकल बोर्ड का जिक्र आया तो 2-4 लाइन हम बोल देते। ये एफिलिएट मेडिकल बोर्ड किसके लिए होता है, अपील कर रहे हैं ना जी, अपील क्या, विनती कर रहे हैं, देख लीजिए महोदय, तो अपील कर रहे हैं ना हम, तो अपील कर रहे हैं, किसको अपील कर रहे हैं, एफिलिएट मेडिकल बोर्ड को। कौन करेगा, अरे कोई प्रार्थी होगा वही ना करेगा। कौन प्रार्थी होगा, मैं प्रार्थी हूं, यदि मुझे आईएमई या पीएमई में फेल कर दिया, मेडिकली फेल हो गया, मैं मतलब मेडिकली अनफिट हो गया, फेल कर दिया मतलब मैं मेडिकली अनफिट हो गया, तो अब मैं जो है मैनेजर को जिस दिन मुझे मेडिकल अनफिट का सर्टिफिकेट मिला उसके 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, विद इन 30 बोला, 13 मत सुन लेना, 30 उड़ीसा वाले 30 बोलते हैं बेटा, ठीक है, 30 बोल रहा हूं, 30 विद इन 30 डेज of receipt of medical unfit certificate, the applicant shall apply to the manager for re-examination by AMB. ठीक है, and manager shall arrange for medical re-examination through AMB within 30 days. For this, manager have to send notice to the applicant 15 डेज प्रायर इन फॉर्म क्यू। किसमें देंगे, फॉर्म क्यू में 15 दिन पहले उसको नोटिस दे देगा। और ये जो मेडिकल एफिलिएट मेडिकल बोर्ड है उस आदमी को चेक करेगा, जांच करेगा, और जांच करने के बाद फॉर्म एस में, किसमें, फॉर्म एस में क्या भेजेगा, मेडिकल रिपोर्ट भेजेगा। और आईएमई और पीएमई का रिपोर्ट फॉर्म ओ में रहता है। किसमें रहता है, फॉर्म ओ में रहता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इतना यहाँ के लिए हो गया मोटा मोटी। इसीलिए एएमबी का गठन किया है माइंस रूल्स 1955 के रूल 29 क्यू के में, के कन्हैया वाला के केपलम। इसके बारे में बहुत बार अभी तक यार भैया हमें एनसीएल के टाइम में बताए तो सोचा कि यहाँ और एक बार डिस्कस कर लिया जाए। केपलम इट इज नॉट, केपलम इज नाइदर फ्लेम प्रूफ नॉर इंट्रिंसिकली सेफ। ना तो ये केपलम जो है ना भैया, ये ना तो इंट्रिंसिकली सेफ है और ना ही आपका फ्लेम प्रूफ है, दोनों नहीं है। ठीक है, जैसे आपका एक्सप्लोरर इंट्रिंसिकली सेफ सर्टिफिकेट वो सर्किट रहता है, उसके अंदर आपका गेट एंड बॉक्स फ्लेम प्रूफ रहता है ना, गेट एंड बॉक्स या कोई भी स्विच अंडरग्राउंड में जो भी पैनल स्विच इस्तेमाल होता है फ्लेम प्रूफ रहता है। ठीक है, तो केपलम इज नाइदर इंट्रिंसिकली सेफ नॉर फ्लेम प्रूफ। तो फिर सेफ्टी कैसे है, एक अंदर सेफ्टी कैसे है, इसके अंदर होता है, क्या होता है, इसके अंदर होता है कॉटिस टाइप सिल्वर फ्यूज वायर। क्या होता है, कॉटिस टाइप सिल्वर फ्यूज वायर। और वो कॉटिस टाइप सिल्वर फ्यूज वायर को 4 एम्पियर, कितना बोल रहे हैं बेटा, 4 एम्पियर, कितना बोल रहे हैं, 4 एम्पियर करंट ही ब्लो करने के लिए, फ्लो करने के लिए उसको रेटेड किया रहता है। 4 एम्पियर से ज्यादा वो करंट को बहने नहीं देगा। 4 एम्पियर ज्यादा जैसे वो क्या करेगा, वो पावर को कट कर देगा। ठीक है, सेफ्टी फ्यूज का यही काम होता है कि एक रेटेड वैल्यू से जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो हुआ वो टूट जाएगा, जल जाएगा, जल गया तो करंट बहना बंद हो गया। तो ये 4 ही एम्पियर करंट कौन 4 एम्पियर करंट अपने अंदर से गुजरने देता है, सिल्वर फ्यूज वायर। ठीक है, सिल्वर फ्यूज वायर। जबकि आपके मीथेन एयर एक्सप्लोसिव मिक्सचर को जलने के लिए 4 वोल्ट पर
26 एम्पियर चाहिए, और ये कितना एम्पियर पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे, 4 एम्पियर पे। 4 वोल्ट पर 26 एम्पियर करंट यदि रहेगा और उससे यदि कोई स्पार्किंग पैदा हुआ तो ही आपके मीथेन एयर एक्सप्लोसिव मिक्सचर में आग लग सकता है, अदरवाइज आग नहीं लगेगा। तो 26 एम्पियर करंट चाहिए, और ये कितने पे रोक दिया, 4 एम्पियर तक बहने देता है। यदि इससे कहीं स्पार्किंग भी हुआ तो वो जो स्पार्किंग की ताकत इतनी कम रहेगी कि वो मीथेन एयर एक्सप्लोसिव मिक्सचर में आग नहीं लगा सकता। और इसी कारण से आपका केप्लम सेफ है। किसके कारण सेफ है? सिल्वर फ्यूज वायर के चलते आपका केप्लम सेफ है। इट इज नाइदर इंट्रिंसिकली सेफ नॉर फ्लेम प्रूफ। अब अगली बार कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज देख रहे हैं।